नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो चुनाव से पहले बिहार में सियासत अपने पूरे उफान पर पहुंच चुकी है। एक तरफ राहुल और तेजस्वी वोट यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं आज पीएम मोदी ने बिहार पहुंचकर कांग्रेस और आरजेडी को एक साथ ललकारा है। पीएम मोदी ने आज बिहार के लोगों के सम्मान का मुद्दा उठाया। उन्होंने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा बिहार की अनदेखी की है और बिहार के लोगों का अपमान किया है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी का यह दावा कितना सच है। साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने बिहार में क्यों उठाया है घुसपैठ का मुद्दा। साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी क्यों कर रहे हैं भ्रष्टाचार विरोधी कानून से। वो कह रहे हैं कि डरती है कांग्रेस और आरजेडी, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, यह भी हम आपको बताएंगे। और आखिर लालू प्रसाद यादव के परिवार को क्यों सता रहा है नए कानून का डर, तो देखते हैं सब जानने के लिए पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान और मोक्ष की धरती बिहार के गयाजी में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में अपने 34 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और साथ ही आतंकवाद और घुसपैठ पर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार घुसपैठियों को देश से निकाल कर ही रहेगी। उन्हें जनता के हक पर डाका नहीं डालने दिया जाएगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस और आरजेडी घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर भी कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोई बेल पर बाहर है तो कोई रेल के खेल में कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बिहार के लोगों का अपमान किया। आपको याद होगा, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों से कांग्रेस की इतनी नफरत, बिहार के लोगों के प्रति इतनी घृणा, और कोई भूल नहीं सकता। कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति त्याग, जो दुर्व्यवहार देखने के बाद भी यहां आरजेडी वाले गहरी नींद में सोए पड़े थे। भाइयों बहनों, बिहार की एनडीए सरकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों के इस नफरती अभियान का जवाब दे रही है। तो दरअसल पीएम मोदी ने अपने भाषण में बिहार के निवासियों का अपमान करने वाले कांग्रेस के जिस मुख्यमंत्री का नाम का जिक्र किया है, उनका नाम चरणजीत सिंह चन्नी है, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें कि फरवरी 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन सीएम चन्नी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कहा था कि यूपी और बिहार के भैया जो पंजाब में आकर राज करना चाहते हैं, उन्हें हम घुसने नहीं देंगे। और चन्नी ने जब यह कहा था तो मंच पर मौजूद प्रियंका गांधी ने पूरे जोश के साथ हंसते हुए खूब सारी तालियां भी बजाई थी। आप भी देखिए ये वीडियो। भाई पंजाबियों की रोह है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण है, पंजाबियों की बहू है। एक नहीं तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेडे यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैये आके इत्थे राज करदे ने, बड़ नहीं करदे। तो बिहार को अपमानित करने के आरोप में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी आरोप लगे हैं। हाल ही में बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के आरंभ होने के अवसर पर खड़गे ने बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लताड़ लगाई थी।
वहीं इसी साल 25 जून को खड़गे ने बिहार को छोटा मोटा राज्य बता दिया था। आप भी सुनिए उनके दोनों विवादित बयान। मीटिंग तुम कर लो, मैं बिहार में उधर छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर उनकी तकलीफात सुनूंगा, कहकर आपने इलेक्शन प्रचार शुरू किए बिहार में। देखो तुम ऐसा पुकारना, मैं आपको बोलता हूं, सुनना है सुनो, नहीं तो नहीं सुनने वाले बाहर जाओ। 10 लोग भी रहे तो मैं भाषण करूंगा, इसका कोई यह नहीं है। यहां पर हम सुनने के लिए हैं। तो बिहार के लोगों के खिलाफ बयान देने वाले कांग्रेसी नेताओं की लिस्ट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का भी नाम आता है। रेड्डी ने दिसंबर 2023 में एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कहा था कि मेरा डीएनए तेलंगाना का है और तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। रेड्डी के इस बयान का बिहार में अब तक विरोध हो रहा है। हाल ही में जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में रेड्डी के इस बयान का जिक्र किया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने आधिकारिक तौर पर एक बयान दिया एक इंटरव्यू में कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करना, बिहार के लोग पैदा ही हुए हैं मजदूरी करने के लिए। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जितने उनके राइवल केसीआर के एडवाइजर या ऑफिसर थे वो सब बिहार के बैकग्राउंड के थे। तो वो ये कह रहा था कि तेलंगाना की हालत इसलिए खराब है कि सब बिहारी चला रहा है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए एक लाइन और कह दिया कि बिहारियों का तो डीएनए मजदूरी करना है, इस सबको ब्यूरोक्रेट बना के रखा है केसीआर ने। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी बिहार में आ रहे हैं, आज कांग्रेसी भी आएंगे, उनसे जरा पूछिएगा कि भाई तेलंगाना में रेवंत रेड्डी पर ने ये कहा है कि नहीं, और अगर कहा है तो आप लोगों ने उस पर क्या सवाल जवाब किया। आप बिहारियों को कहते हो कि तुम पैदा हुए हो मजदूरी करने के लिए और बिहार में आकर बड़ा बड़ा ज्ञान दोगे। तो पीएम मोदी ने कहा है कि बिहार का अपमान करना कांग्रेस का पुराना इतिहास है। जब हमने इस इतिहास का पूरा सच खंगाला तो कई ऐसे किस्से सामने आए जब कांग्रेस के अंदर बिहार के जो बड़े नेता थे उनका अपमान किया गया है, और इन्हीं में से एक थे बिहार से आने वाले और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बात सितंबर 1949 की है। भारत का संविधान बनकर तैयार होने वाला था और ठीक इसी दौर में ये चर्चा चल रही थी कि भारत का पहला राष्ट्रपति किसे बनाया जाएगा। दरअसल पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। नेहरू इस पद पर सी राजगोपालाचारी को देखना चाहते थे। अपनी पसंद को मनवाने के लिए नेहरू जी ने 10 सितंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद को एक पत्र लिखकर यह फरमान सुना दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए उनकी पसंद राजगोपालाचारी है। इस तरह से एक तरह से नेहरू जी ने राजेंद्र बाबू को साफ साफ संदेश दे दिया कि वो राष्ट्रपति की रेस से हट जाएं। और इतना ही नहीं, नेहरू ने अपने इस पत्र में बिना सरदार पटेल से पूछे यह भी लिख दिया कि सरदार पटेल भी राजगोपालाचारी को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, जबकि उस समय सरदार पटेल मुंबई में थे और नेहरू से उनकी इस बारे में कोई बात भी नहीं हुई थी। खैर, नेहरू के इस फरमान से बिहार के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया और अपमान की इसी पीड़ा और गुस्से में उन्होंने 11 सितंबर 1949 को नेहरू को एक कड़ा पत्र लिखा, और यह पत्र प्रकाशित हुआ है सरदार पटेल करस्पॉन्डेंस के वॉल्यूम 8 के पेज नंबर 202 पर। इस पत्र में राजेंद्र बाबू ने नेहरू को लिखा, मुझसे ऐसा निर्णय मानने और उस पर अमल करने को कहा जा रहा है जो बिना मुझसे सलाह लिए ही ले लिया गया। आपने मेरे नाम पर विचार करने से पहले ही उसे नकार दिया। आपने तो मुझे पहले ही दोषी मान लिया और फिर ऐसे कारण देकर मुझे अस्वीकार कर दिया जिन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता है। शायद ये मेरी भूल थी कि मैंने खुद को आपका सहयोगी समझा और सोचा कि मुझे आपका विश्वास हासिल है। तो सोचिए, राजेंद्र बाबू के इन शब्दों में अपमान सहने का कितना दर्द और पीड़ा झलक रही है। लेकिन इस भावुक पत्र को भी पढ़कर नेहरू जी का दिल नहीं पसीजा। वो हर हाल में राजेंद्र प्रसाद की जगह राजगोपालाचारी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। वहीं सरदार पटेल अब खुलकर राजेंद्र बाबू के समर्थन में आ गए। पटेल इस बात से नाराज थे कि नेहरू ने बिना उनसे सलाह लिए राजेंद्र बाबू को इस तरह का पत्र लिख दिया था और बिना पूछे ही उनका नाम भी इसमें डाल दिया था।
इसी बीच नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 5 अक्टूबर 1949 को कांग्रेस के सांसदों की बैठक हुई। इस बैठक में जैसे ही नेहरू जी ने राष्ट्रपति पद के लिए राजगोपालाचारी के नाम का ऐलान किया तो सांसदों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। इस हंगामेदार बैठक का वर्णन किया है सरदार पटेल के निजी सचिव वी शंकर ने अपनी मशहूर पुस्तक माई रेमिनिसेंसेस विथ सरदार पटेल के वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 51 पर। शंकर लिखते हैं कि जैसे ही नेहरू ने राजगोपालाचारी के पक्ष में प्रस्ताव रखा, वातावरण तनावपूर्ण हो गया। कई सांसदों ने नेहरू को बीच में टोकना और उनकी आलोचना शुरू कर दी। माहौल बिगड़ता देख नेहरू ने सरदार पटेल से कहा कि वे बोले और समर्थन दें, पर पटेल ने मना कर दिया। बाद में कई वक्ताओं ने एक स्वर में नेहरू के प्रस्ताव का विरोध किया और बहस कटु होती चली गई। बैठक के बाद नेहरू के चेहरे पर गहरी पीड़ा और उदासी देखी गई। उसी रात नेहरू ने अपने हाथ से सरदार पटेल को एक पत्र लिखा जिसमें नेहरू ने माना कि यह घटना उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाती है। नेहरू ने लिखा कि अमेरिका से लौटकर वो इस्तीफा दे देंगे। सुबह सरदार पटेल ने नेहरू से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि वो इस्तीफा देने का विचार छोड़ दें। तो इस तरह नेहरू की हार हुई और सरदार पटेल की इच्छा के मुताबिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बन गए और इस तरह से बिहार को गौरव हासिल हुआ। तो कांग्रेस में जब बिहार के नेताओं के अपमान का जब इतिहास खंगाला जाता है तो इसमें एक नाम सीताराम केसरी का भी आता है। बिहार के रहने वाले सीताराम केसरी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। आइए आपको बताते हैं पूरा सच कि किस तरह से 1998 में सीताराम केसरी अपमानजनक तरीके से कुर्सी से उन्हें हटाकर सोनिया गांधी को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था। बिहार के अति पिछड़े समाज से आने वाले सीताराम केसरी को 1996 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद 1998 में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तय किया कि सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने से पार्टी को फायदा होगा। लेकिन सीताराम केसरी पार्टी के चुने हुए अध्यक्ष थे और कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार चुने गए अध्यक्ष को हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए केसरी से जबरन इस्तीफा लेने का पूरा प्लान तैयार किया गया और इसके लिए खुद सीताराम केसरी पर दबाव डालकर उनसे ही 5 मार्च 1998 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। 24 अकबर रोड पर हुई इस बैठक में वही हुआ जिसका अंदाजा था। बैठक शुरू होने के बाद वरिष्ठ नेताओं ने सीताराम केसरी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने और अपनी जगह सोनिया गांधी को नामांकित करने के लिए कहा। इस्तीफा देने की बात सुनते ही सीताराम केसरी भड़क गए और बैठक वाले हॉल से बाहर निकल गए। इसके बाद बाकी नेताओं ने सोनिया गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। फिर इस फैसले की एक कॉपी सोनिया गांधी के घर भेज दी गई जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहते हैं कि सोनिया के पार्टी के कमान संभालने तक सीताराम केसरी को घंटों तक कांग्रेस दफ्तर के बाथरूम में बंद करके रखा गया था और सोनिया के अध्यक्ष बनने के बाद जब बुजुर्ग सीताराम केसरी दफ्तर से बाहर जा रहे थे तो उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी धोती खींचने की भी कोशिश की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रस्तावित उस कानून का भी जिक्र किया जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री भी अगर गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद छोड़ना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर किसी छोटे कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रखा जाता है तो वो अपने आप ही सस्पेंड हो जाता है, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री है तो वो जेल में रहकर भी सत्ता का सुख कैसे पा सकता है। पीएम मोदी ने लोगों से पूछा कि जेल जाने वाले नेताओं को कुर्सी छोड़नी चाहिए या नहीं। पीएम मोदी ने प्रस्तावित कानून का विरोध करने के लिए आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस की सरकारें जो 60-65 साल तक सरकार में रही है उनके भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो
बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस प्रस्तावित कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल आजादी के बाद से 6 दशक से भी ज्यादा कांग्रेस की सरकारें रही हैं और उनके भ्रष्टाचार की एक लंबी लिस्ट है जो आजादी के बाद जीप घोटाले से शुरू होकर वर्तमान के नेशनल हेराल्ड घोटाले तक आती है। और इस समय राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक जमानत पर बाहर है। वहीं लालू प्रसाद यादव और उनका जो परिवार है उस पर भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं उनके किस्से तो बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर हैं। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से संबंधित कई मामलों में सजा हो चुकी है और वो इन सभी मामलों में जमानत पर हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से लेकर तेजस्वी यादव तक अलग अलग मामलों में वो जमानत पर हैं। आइए अब हम एक एक करके आपको बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव खुद और उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार के किन मुकदमों का सामना कर रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू से संबंधित जो मामला है वो चारे घोटाले से संबंधित सबसे बड़ा मामला है जिसमें 5 मामलों में, जी हां 5 मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है और वो फिलहाल इन सभी मामलों में जमानत पर हैं। इसके अलावा जमीन के बदले नौकरी घोटाला और आईआरसीटीसी के घोटाले में भी वो आरोपी हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो लालू प्रसाद यादव की पत्नी हैं और तेजस्वी यादव की माताजी हैं, उन पर जमीन के बदले नौकरी घोटाला और आईआरसीटीसी घोटाले में वो आरोपी हैं और जमानत पर बाहर हैं। तेजस्वी यादव खुद भी जमीन के बदले नौकरी घोटाला और आईआरसीटीसी घोटाला मामले में कोर्ट के चक्कर लगातार लगा रहे हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। लालू यादव की 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव भी जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरोपी हैं और जमानत पर बाहर हैं। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस प्रस्तावित कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर ये कानून बन गया और इनमें से किसी भी मामले में इन्हें सजा हो गई तो पीएम और सीएम बनने के इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की जनता से कही जो हमने आपको सुनाई थी। तो आरजेडी और कांग्रेस के वोटर अधिकार रैली के नाम लिए बिना ही पीएम मोदी ने आज हमला बोला और उनकी वोट चोरी के आरोप पर पीएम मोदी ने जनता से ही जवाब मांग लिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। उन्होंने बिहार की जनता से पूछा कि क्या घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं और जनता ने जवाब दिया हां। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा।
हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कर्नाटक विधानसभा में क्यों गाया आरएसएस का प्रार्थना गीत। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा, अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए, पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं, हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और कर्नाटक के कांग्रेस नेता और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने विधानसभा में कुछ ऐसा किया जिससे सभी हैरान रह गए। शिव कुमार ने कल विधानसभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का प्रार्थना गीत गाया, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और तरह तरह की अटकलें लगने लगी। शिव कुमार ने यह प्रार्थना गीत उस समय गाया जब चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ पर चर्चा हो रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि गांधी वाड्रा परिवार के करीबी अब सीधे आईसीयू मोड में हैं। हालांकि जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो फिर डीके शिव कुमार ने सफाई भी पेश की और कहा कि वो जन्म से कांग्रेसी हैं और बीजेपी के साथ जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। आप भी देखिए शिव कुमार का वो वायरल वीडियो। RSS ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸದಾ ವತ್ಸಲೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿಂದೂ ಭೂಮಿ ಸುಗಮ್ ವರ್ಧಿತೋಹಂ ಮಹಾಮಂಗಲೆ. ಇಲ್ಲ RSS ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸದಾ ವತ್ಸಲೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿಂದೂ ಭೂಮಿ ಸುಗಮ್ ವರ್ಧಿತೋಹಂ ಮಹಾಮಂಗಲೆ. तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।